हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम हर्ष है और आज वन शॉट की सीरीज में एक और क्लास ऐड होने वाली है, बहुत ही अच्छी सी, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बच्चों, आज हम लोग उस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के अंदर बहुत टेंशन देता है और हमेशा ही बच्चों को उसमें कंफ्यूजन बनी रहती है। तो आज यार मैं बहुत ही ईजी स्टेप्स में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूंगा और कुछ भी यहां पे बचने नहीं दूंगा। तो ये है चैप्टर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका वन शॉट आज डिस्कस करने वाले हैं हम सभी लोग। अब यहां पे बच्चों एक सजेशन मेरा आपको ये रहेगा कि यार इस क्लास को पूरा देखना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा चैप्टर है कि यहां पे बेटा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल हो, वर्किंग कैपिटल हो, कैपिटल बजटिंग हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, डिविडेंड डिसीजन हो, हर टॉपिक से यहां पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप सीयूईटी की बात भी करते हैं तो हर टॉपिक से यहां पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मैं तो ये कहूंगा कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है सीयूईटी में भी। तो यानी कि पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोर्ड्स की बात करता हूं तो भैया एक बात समझ लो कि बोर्ड्स में ये 9 से 10 नंबर का चैप्टर आपको देखने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मिल जाता है, ठीक है। और सीयूईटी की बात किया जाए तो भैया 6-7 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आप मान के चलिए ही चलिए, क्योंकि ये आपका एक कोर सब्जेक्ट है पार्ट बी का। तो चलो यार शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जर्नी को और देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यानी कि मीनिंग क्या होती है। अब देखो, किसी भी वर्ड के आगे मैनेजमेंट लग जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आपने मुझसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा वन शॉट में, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी उसको भी कवर कर लेना। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको मैनेजमेंट का मतलब बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में आप प्लानिंग करते हो, आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, है ना, और अपने सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हो ताकि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यही करते हो ना भाई आप। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स एंड रिसोर्सेज to complete, to achieve your objectives, to achieve your target effectively and efficiently। मैनेजमेंट का यही मतलब होता है कि हर वो काम अच्छे तरीके से किया जाए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरीके से अचीव हो जाए, ठीक है भाई। ये होता है आपका मैनेजमेंट। अब इसके आगे अगर आप फाइनेंशियल लगा देते हो, फाइनेंशियल वर्ड लगा देते हो, तो ये बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल का मतलब होता है बेटा पैसों का मैनेजमेंट, यानी कि रिसोर्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है फिजिकल रिसोर्स, एक होता है आपका, एक हो गया ह्यूमन रिसोर्स, एक हो गया फिजिकल रिसोर्स और एक हो गया फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आता है आपका पैसा, क्योंकि भैया पैसे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से चलती भी रहेगी और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी होता रहेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना जरूरी लोगों को मैनेज करना है, जो आपने स्टाफिंग में समझा, जितना जरूरी सारे एसेट्स को मैनेज करना है, जो आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग में समझा, उतना ही जरूरी पैसों को मैनेज करना भी है कि भैया जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि भाई ये बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि भैया बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस वो सारा पैसा होता है जो एक बिजनेस में लगाया जाता है, यानी कि इट रिफर्स टू कॉर्पस ऑफ फंड्स। वो सारा पैसा जो एक बिजनेस में लगाते हैं हम लोग, और इसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड या क्रेडिट एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंड बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स। बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, गुड्स खरीदने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, और बिजनेस के अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बच्चा पार्टी पैसों की रिक्वायरमेंट होती ही है, और इसे ही हम लोग बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, है ना। बस एक सिंपल सी लाइन में आप समझो कि भाई बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स, रॉ मटेरियल, गुड्स और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए, बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपैंड करने के लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। बिजनेस फाइनेंस में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, मतलब आप पूछोगे सर बिजनेस फाइनेंस में करते क्या है? भैया पैसों से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज। जैसे मान लो कि कोई नौकरी करता है, आपके घर में कोई नौकरी कर रहा हो, वो पैसे कमा के ला रहा होगा, यानी कि एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कि भैया पैसा आ कहां से रहा है पहले ये देखना है, कहां से लाना है पैसा ये देखना है, उसके बाद हम पैसों का सही यूटिलाइजेशन करें, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड। पैसा आ गया वो ठीक है,
पैसा सबसे पहले सारी मेहनत पैसा लाने की है, एक बार पैसा आ गया फिर उसको लगाना कहाँ है, यानी कि आपके अपने घर में भी ये डिसाइड होता होगा कि जो पैसा आया है महीने का इसको हम लोग कहाँ खर्च करेंगे, और खर्च भी ऐसा करना है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंशियल नीड्स पूरे हो सके। अगर परचेज डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपए की जरूरत है उनको भी मिले, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को मार्केटिंग करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है उनको भी वो पैसा मिले, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को कुछ लोगों को हायर करना है तो 2-3 लाख रुपए उसमें लगेंगे उनको भी पैसा मिले। तो भैया पैसे की रिक्वायरमेंट हर जगह है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो पैसा आएगा कहां से, यानी कि एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एंड पैसा लगाना कहां है, बचाना कितना है, यानी कि कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, और ये सब हम लोग कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके। जैसे आपके अपने घर में पैसा आ गया, ठीक है भाई, पापा या मम्मी ले आए और अब डिसाइड हो रहा है कि पैसा खर्च कहां किया जाएगा, फीस में पैसा जाएगा, और भाई कोई जो है बीमार हो गया है दवाई में पैसा जाएगा, सेविंग कर देंगे पैसों की, इन्वेस्टमेंट कर देंगे हम पैसों का, एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी साथ साथ अचीव होते रहे, पैसों की कहीं भी कमी ना पड़े, एंड दैट इज ऑल। आपका बिजनेस फाइनेंस ये होता है कि भैया पैसा आना चाहिए, दैट्स ऑल। अब हम मूव ऑन करते हैं बेटा डिसीजंस के ऊपर। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये सोचना है कि पैसा आए, फिर ये सोचना है पैसा लगाया कितना जाए। बिल्कुल वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के फैसले लिए जाते हैं पैसों से रिलेटेड। ठीक है, 3 तरीके के डिसीजन होते हैं पैसों से रिलेटेड। इसमें सबसे पहला जो डिसीजन है ना, वो है आपका फाइनेंशियल डिसीजन। तो 3 तरीके के डिसीजन है। पहला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फाइनेंशियल डिसीजन। उसके बाद जो दूसरा डिसीजन होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और जो तीसरा डिसीजन लिया जाता है कंपनी में पैसों से रिलेटेड वो होता है डिविडेंड डिसीजन। तो अब हमें इन्हीं 3 डिसीजंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर फाइनेंशियल डिसीजंस को उठा के देखें तो फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब यह है कि पैसा जो है आपका कहां से आना है। ठीक है, एंड एक मिनट, हाँ ठीक है, पैसा यहां पे आपको ये देखना है कि कहां से आना है, यानी कि मान लीजिए कि 2 तरीके हैं। मान लीजिए एक है बैंक ए और एक है बैंक बी। अब बैंक ए से भी पैसा आपको मिल सकता है, बैंक बी से भी मिल सकता है। बैंक ए में आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बैंक बी में आपको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आप कहां जाना चाहोगे, किस बैंक से पैसा लेना चाहोगे? आप कहोगे सर जिस बैंक का इंटरेस्ट रेट कम है ना, यानी कि ए का, हम उसी से पैसा लेना चाहेंगे, हम बी से सर जी पैसा नहीं लेंगे क्योंकि इनका 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही बस यही डिसीजन लेना होता है कि किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा लिया जाए। इट मींस द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फाइनेंशियल अल्टरनेटिव और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, यानी कि आपको ये देखना है कि मैं पैसा कहां से लाऊंगा। जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये अल्टरनेटिव्स हैं। हमें अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को निकालना है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा कहां से लेके आएंगे। ये होता है फाइनेंशियल डिसीजन। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखा यह जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कहां किया जाए। अब मान लो यही है, एक प्रोजेक्ट ए है और ये है प्रोजेक्ट बी। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको प्रोजेक्ट ए से एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न है 10% और प्रोजेक्ट बी से एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न है आपका 12%। आप किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे? आप कहोगे सर मैं तो बी वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा क्योंकि इसमें सर ना 12% का इंटरेस्ट है, इसमें 2% हमको ज्यादा मिल रहा है, तो सर हम तो यहां पे जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि ठीक है, एक बार पैसा आ गया, हम उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, हम उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो सर ये तो हो गए 2 डिसीजन। आते हैं सर जी 3rd डिसीजन पे, जो कि है डिविडेंड। तो सर ये डिविडेंड क्या होता है? बेटा डिविडेंड जो होते हैं, देखो आप अपनी कंपनी में जब पैसा उठाते हो तो शेयर इशू करके पैसा उठाते हो। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको बदले में कुछ तो चाहिए ना, तो शेयर होल्डर्स को हम देते हैं एज अ कंपनी डिविडेंड। तो अब कंपनी को यह भी सोचना है कि कितना पैसा मेरे पास है, उसमें से मैं कितने का डिविडेंड मुझे देना है और कितना पैसा मुझे बचा लेना है। तो मान लो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गई कंपनी की सेविंग और ये हो गए अदर कंपनी के एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। तो ये कितने कितने परसेंट में होने चाहिए, यहां पे कंपनी को डिसीजन लेना होगा और इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए यार शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले अब हम बारी बारी से समझेंगे। मैंने आपको तीनों का मतलब बता दिया, अब बारी बारी जाएंगे। सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस पे, और फाइनेंशियल डिसीजन का मैंने आपको मतलब बताया कि बेस्ट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव हमको ढूंढ के निकालना होगा। Financial decision refers to the decision that companies need to take regarding what proportion of equity and debt capital
टू हैव इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल डिसीजन में यह भी देखना है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, यानी कि कंपनी के पास जो भी पैसा है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। सर समझा नहीं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे इतनी सी बात में, सुनो ध्यान से। जब भी कंपनी को अपना कैपिटल बनाना होता है तो कंपनी के पास दो उपाय होते हैं, या तो उधार ले लो, यानी कि डिबेंचर इशू कर दो, या बैंक से उधार ले लो, इसे कहते हैं बोरोइंग। ठीक है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा वर्टिकल वाली बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और सेकंड हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग में भाई आप बैंक से लोन लो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, या फिर डिबेंचर इशू करके लोन लो, कुछ भी करो। हम उन सारी चीजों को डेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि कंपनी जो है डेप्ट ले ले, बोरोइंग ले ले, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि कंपनी इक्विटी इशू कर दे। इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने परसेंटेज, जो भी उनका ओनरशिप परसेंटेज है, उसको सेल ऑफ किया और पैसे मार्केट से उठाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी और 100% इक्विटी मेरे पास है, तो मैंने आपको 10% इक्विटी दे दी कि अब आप भी मेरी कंपनी के 10% के मालिक हैं, और उसके बदले में आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिया। इसे कहते हैं इक्विटी। तो मेरी जो कैपिटल है उसमें डेप्ट भी होगा और इक्विटी भी होगी। तो सर अगर हमारी, अब आपका सवाल यह आएगा, सर अगर हमारी कंपनी होगी तो हमें कितना डेप्ट रखना है और कितनी इक्विटी रखनी है? बेटा वो आपको मैं पढ़ाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, इसी चैप्टर के अंदर है। अभी हम अपना सारा फोकस फाइनेंशियल डिसीजंस पे डालते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, और वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट कि एक कंपनी बिजनेस फाइनेंस के ऊपर सारा जोर डाले। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इसमें ये पॉइंट है वो ये है कि भैया एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। सेकंड, रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपैंड करने के लिए, यानी कि मान लो आज मेरा बिजनेस दिल्ली में है, मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस मुंबई में भी हो, मुंबई के बाद बैंगलोर में भी हो, बैंगलोर के बाद चेन्नई में भी हो। तो यानी कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। और सिर्फ प्लेसेस की बात नहीं है, अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करना है, जैसे टाटा को आप देखें, टाटा जो कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, अगर आपको भी वैसे ही करना है तो आपको बेटा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अवेलिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको नई अपॉर्चुनिटीज को मार्केट के अंदर ग्रैब करना है तो यू शुड हैव रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड्स। फिर आता है इंक्रीजिंग गुडविल, अगर आपको अपनी कंपनी की गुडविल थोड़ी और बेहतर करनी है, आपको कस्टमर सर्विस अच्छी करनी पड़ेगी, आपको अपनी दुकान या बिजनेस की थोड़ी रिनोवेशन करानी होगी, थोड़ा उसको और ब्यूटीफुल बनाना होगा, अपने प्रोडक्ट्स में थोड़ा और सुधार करना होगा, प्रोडक्ट के फीचर्स को अच्छा करना होगा, प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाना होगा, तब जाके आपकी कंपनी की गुडविल बनेगी। पब्लिक रिलेशन अच्छे करने होंगे, इन सारी चीजों में पैसा ही खर्च होता है और इसीलिए बिजनेस फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फेसिंग कंटिजेंसीज। अब कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, सब लोग बहुत परेशान हुए, एक सैलरी वाला इंसान भी बहुत परेशान हुआ, एक बिजनेस या धंधा करने वाला इंसान भी बहुत परेशान हुआ। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ठीक है, अगर ऐसी कोई बात आ गई, 2-3 महीने सारी दुनिया बंद हो जाए तो भी मेरा बिजनेस जो है वो चलता रहे, कम से कम बंद तो ना होना। तो किसी भी तरीके की कंटिजेंसीज को फेस करने के लिए, चेंज जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में होते रहते हैं उनको फेस करने के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फिर आता है परचेजिंग टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए। अब टैंजिबल यानी कि भाई फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार, मोटर व्हीकल, और इनटैंजिबल एसेट्स माने भाई कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, इन सबको खरीदने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। तो ये सारे ही पॉइंट है बेटा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि भैया इतना जरूरी है कि आपके पास पैसा होना ही चाहिए, है ना, और कोई उसका ऑप्शन आपको नहीं है। चलो, तो हम लोग ने फाइनेंशियल डिसीजन पे भी थे, फाइनेंशियल डिसीजन देख लिया, और अब देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं सर जिससे फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी कंपनी के अफेक्ट होते हैं। हम फैक्टर्स को समझेंगे। तो सबसे पहला आता है भैया कॉस्ट, और कॉस्ट में आप देखो, ठीक है, अगर अब आपको ये सारे फैक्टर्स ऐसे समझने हैं, समझो कि तुम किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, तुम बताओ बेटा तुम अपनी कंपनी के लिए कहां से फाइनेंस लाओगे? ऐसी जगह से लाओगे ना जहां पे कॉस्ट कम से कम लगेगी। तो एक फाइनेंस मैनेजर जनरली चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस ढूंढेगा कि भैया सस्ते से सस्ता हमको फाइनेंस कहां से मिल रहा है,
हम वहीं जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया बैंक ए और बैंक बी का। सेकंड आता है रिस्क। आप हमेशा ऐसी जगह पे फाइनेंस लेना चाहोगे जहां पे रिस्क कम से कम हो। तो यहां पे मैं एक बार आपको दिखाता हूं क्या कर सकते हो आप। ऐसे देखो, बोरोड फंड में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि आप जब किसी से उधार लेते हो ना तो उसको उधार वापस भी करना है। अब सोचो, तुमने उधार लिया, तुमने बोरोइंग की और तुम्हारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, बेटा उसको इंटरेस्ट कैसे वापस करोगे। मान लो तुमने कार ले ली लोन पे और तुम्हारी सैलरी आना बंद हो गई किसी भी कारण से, तो तुम कार का लोन कैसे पे करोगे, कार का जो ईएमआई जा रहा है वो कैसे पे करोगे, विद इंटरेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया डेप्ट में जो है वो रिस्क ज्यादा है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ये सेकंड वाले पॉइंट में कि डेप्ट में आपका जो रिस्क होता है, अगर आप डेप्ट लेते हो तो रिस्क आपके पास ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप इक्विटी इशू करते हो तो ज्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जब कोई भी इंसान आपकी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करता है ना तो वो 10%, 20%, 30% का मालिक हो जाता है, और लॉस होगा तो उसका भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो उसका भी प्रॉफिट होगा। तो इक्विटी में रिस्क कम से कम होता है, लेकिन डेप्ट में रिस्क ज्यादा होता है। वही चीज यहां पे लिखी भी हुई है कि बोरोड फंड हैज अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों फ्लोटेशन कॉस्ट पे। हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट समझते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है। देखो बेटा, जब भी आप अपने मार्केट में जाओगे ना, शेयर बाजार में, जो आपको मैं फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ाया भी है मैंने आपको, तो जब भी आप शेयर बाजार में जाओगे, प्राइमरी सेकेंडरी मनी मार्केट कहीं भी चले जाओ, जब आप शेयर इशू करने जाओगे ना तो कुछ पैसा खर्च होता है, कुछ पैसा आपका खर्च होता है, बस इसी को हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व्ड इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप सिक्योरिटीज को इशू करने जा रहे हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, कुछ खर्चा हो जाता है स्टैम्प पेपर का, प्रोस्पेक्टस इशू करने का, इसे हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अब देखो बेटा, इक्विटी के केस में देखा जाए तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम होती है। और अगर हम लोग डेप्ट के केस में देखते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो अब आप देख लो कि आप इक्विटी लेना चाहते हो या फिर डेप्ट लेना चाहते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं भाई हम लोग अपने फोर्थ फैक्टर पे, जो कि है कैश फ्लो पोजीशन। अब देखो यहां पे सीन ये है कि एक कंपनी जिसके पास बहुत सारा कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो है, यानी कि कंपनी कैश में डील करती है। अब आप देखो, आपने कैश फ्लो पढ़ा हुआ है अपने अकाउंट्स में, उसमें यही तो होता है ना, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, ठीक है, अ कंपनी विद अ स्ट्रांग कैश फ्लो पोजीशन, तब आप डेप्ट इशू कर सकते हो। ठीक है, आप डेप्ट से पैसा उठा सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन मजबूत रहेगी, ज्यादा अच्छी रहेगी, तो आप इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी खराब है कंपनी की, तो आप डेप्ट वगैरह को छोड़ दो और इक्विटी में डील करो, क्योंकि बेटा डेप्ट में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। देखो, इंटरेस्ट जो जाएगा बैंक को वो तो कैश में ही जाएगा, वो तो बैंक से ही कट जाएगा। बैंक में पैसा होना चाहिए ना, तो बैंक में पैसा कब होगा, जब आपका कैश फ्लो अच्छा होगा। तो एक ऐसी कंपनी जिसका कैश फ्लो पोजीशन काफी स्ट्रांग है, वो डेप्ट का एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपको इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन एक ऐसी कंपनी जहां पे शॉर्टेज है कैश की, वो लोग डेप्ट से थोड़ा दूरी बनाए रखें और इक्विटी को इशू करें। ठीक है, फिर आता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, अब देखो यार, सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। बेटा, किसी भी कंपनी को अच्छे तरीके से चलाए रखने के लिए आप कुछ ना कुछ तो खर्चा करोगे ना। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे, हो सकता है अपने एम्प्लॉइज का भरो, अपने बिजनेस का भरो, अपनी दुकान का भरो, है ना। आप रेंट भी दोगे, सैलरी भी दोगे, वेजेस भी दोगे, और बहुत सारे खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, टेलीग्राम, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। अब किसी भी कंपनी में अगर आप डील कर रहे हो, किसी कंपनी के मालिक हो या फाइनेंस मैनेजर हो, बहुत सारे खर्चे आपको मीटअप करने हैं। तो ऐसी कंपनियां जहां पे लिखा हुआ है कि भाई ऐसी कंपनियां जहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा आप खर्च कर देते हो, भैया वहां पे डेप्ट जो है थोड़ा कम प्रीफर करो, वहां पे डेप्ट कम प्रीफर करो। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप डेप्ट इशू कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये लिखा हुआ है, देखो
बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट विल फर्दर ऐड टू कॉस्ट बर्डन। अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कंपनी की ज्यादा है और आप तब भी डेप्ट इशू करोगे ना, तो आपका बर्डन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेप्ट लोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है तो कौन सा फैक्टर मेरे लिए सही रहेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट एक कंपनी की ज्यादा है तो वो डेप्ट को छोड़ दे, क्योंकि और खर्चा बढ़ाएगा डेप्ट। लेकिन अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप डेप्ट पे जा सकते हो। ठीक है, अच्छा सर, अगर यहां पे डेप्ट को छोड़ देंगे तो क्या नेक्स्ट ऑप्शन है? तो बेटा आप इक्विटी को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो आप इक्विटी को पकड़ लो, आप अपनी इक्विटी इशू कर दो, इक्विटी बेच दो और पैसा मार्केट से उठा लो। ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है एंड इन केस ऑफ मॉडरेट और लो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट फर्म कैन गो फॉर बोरोड फंड। अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप डेप्ट पे जा सकते हो। बस यही सारी चीजें मैंने भी यहां पे लिख दी हैं। और बेटा जब भी आप नोट्स बनाइएगा इस चैप्टर में तो बिल्कुल ऐसे ही एरो कर करके ही नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको पेपर से एक दिन पहले आपको ये लाइनें गंभीर लाइनें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसीडरेशन। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया इक्विटी का मतलब क्या होता है, और आपने ये अकाउंट्स वगैरह में भी पहले पढ़ा होगा। शेयर होल्डर्स, देखो यार, मेरी कंपनी की 100% इक्विटी मेरे पास है, मैंने तुमको अपनी कंपनी की 10% इक्विटी बेच दी और 1 करोड़ रुपए तुमसे ले लिया। अब मैं 90% का मालिक हूं, लेकिन तुम भी 10% के मालिक हुए, और क्योंकि तुम 10% के मालिक हो, तुम मेरी कंपनी में थोड़ा दखल अंदाजी करोगे और थोड़ा बहुत कंपनी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में भी चला जाएगा। इसे कहते हैं कंट्रोल कंसीडरेशन। अगर आपकी कंपनी में कंट्रोल खोने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कंट्रोल को डाइल्यूट करना चाहते हो, डाइल्यूट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंट्रोल डाइल्यूट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इक्विटी इशू करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, होने दो। लेकिन अगर आप कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो, आप अपनी कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो, ठीक है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो, तो आप बेटा डेप्ट को प्रीफर करो, फिर आप कंट्रोल पे मत जाओ। ठीक है, आप तब डेप्ट को प्रीफर करो, आप कंट्रोल अपने हाथ में रखो। द इशू ऑफ मोर इक्विटी शेयर्स में लीड टू अ डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। अगर आप ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करते हो तो आपका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा ओवर द बिजनेस। लेकिन अगर आप डेप्ट फाइनेंसिंग करते हो तो उसका ऐसा कोई भी इंप्लीकेशन नहीं है। अगर आप डेप्ट इशू करके पैसा उठा रहे हो तो कंट्रोल सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि मान लो मैंने बैंक से पैसा लिया तो बेटा बैंक वाले मेरे घर के अंदर फैसले थोड़ा लेने लगेंगे, मुझे उनको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, दैट्स ऑल। कंट्रोल तो फिर भी मेरे घर पे मेरा ही रहेगा। अगर मैं बिजनेस के लिए ले रहा हूं, कंट्रोल मेरा ही रहेगा, बैंक वाला क्या कर लेगा? बैंक वाले को तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर दूंगा, खत्म कहानी। ठीक है, so we can say that equity dilutes control where debt does not affect control। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी से कंट्रोल डाइल्यूट होता है, लेकिन डेप्ट से कंट्रोल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई मोटी मोटी बात आपकी ये थी। और अब आते हैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बेटा कैपिटल मार्केट तो मैंने आपको बताया ही है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट भी है और कैपिटल मार्केट भी है। कैपिटल मार्केट के अंदर 2 मार्केट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वाला वन शॉट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है चैनल पे, नहीं पढ़ा है तो भैया जाके वहां से पढ़ लो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट पे आते हैं और एक बार इसको रीड करते हैं। इन द केस व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज ऑल्सो इजी टू रेज फंड्स फॉर द इशू ऑफ शेयर्स बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। जब मार्केट बूम पे है ना, जब बूम की सिचुएशन है, मार्केट में बढ़िया चल रहा है, जैसे भाई दिवाली के टाइम पे मार्केट बूम में रहता है और आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो आपकी कंपनी के शेयर्स भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर के समय पे, या आप कह लो कि भाई अभी ये जो इजराइल की वॉर चल रही थी, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से आपका मार्केट डाउन भी हो जाता है। जब आपका मार्केट बूम पे हो तो इसका मतलब आपके मार्केट में इक्विटी शेयर्स को इशू करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो आप इक्विटी शेयर प्रेफर करें। लेकिन जब आपका मार्केट जो कैपिटल मार्केट है वो रिसेशन में चल रहा हो, मंदी के दौर में जा रहा हो, तो इक्विटी शेयर इशू करने से बचिए, है ना, क्योंकि वैसे भी आपके शेयर कोई खरीदेगा नहीं, वो अनसब्सक्राइब रह जाएंगे और उनके प्राइसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे और आपका फायदा कम होगा। तो वही लिखा हुआ है कि बूम के समय में जब मार्केट राइज हो रहा हो तो आप इक्विटी शेयर को प्रीफर करें, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करना भी इजी हो जाता है और प्राइसेस भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। बस ये भी लिखा हुआ है कि जब भी मार्केट डिप्रेस्ड हो, जब भी मार्केट
बहुत मंदी की कगार पे चल रहा हो, बिल्कुल लो जा रहा हो, तो कंपनी में फेस डिफिकल्टीज फॉर इशू इक्विटी शेयर, तो कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हो गए भाई सारे के सारे फैक्टर्स। और देख लेते हैं भाई, और कोई फैक्टर बचा हुआ है? नहीं, और कोई फैक्टर नहीं बचा हुआ है। तो बेटा ये जो मैंने आपको 7-8 फैक्टर्स बताए हैं ना, एक फाइनेंस मैनेजर की ओर से सोचोगे, स्टूडेंट होके मत सोचो इस पूरे चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, एक फाइनेंस मैनेजर की ओर से सोचो। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपको वैल्यूएबल लगेंगे कि हाँ सर, अगर मैं भी किसी कंपनी का मालिक होता या फाइनेंस मैनेजर होता तो सर मैं इन सारे फैक्टर्स को एक बार देखता, फिर जाके ये डिसीजन लेता कि मुझे कहां से पैसा उठाना चाहिए, डेब्ट से या इक्विटी से। अब आते हैं हम लोग सेकंड डिसीजन पे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो ये डिसीजन हो जाता है बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमको देखना है कि पैसा आ तो गया, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन से पैसा आ गया, लेकिन अब पैसा लगेगा कहां, लगाना कहां है हमको पैसा। तो इट रिफर्स टू फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन, हम अपनी कंपनी का पैसा लगाएंगे कहां, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट ए में आपको रिटर्न है 10% का, प्रोजेक्ट बी में है 12% का, कहां जाओगे? आपका जवाब था कि सर हम प्रोजेक्ट बी में जाएंगे क्योंकि वहां पे हमको इंटरेस्ट जो है ना सर जी वो ज्यादा मिल रहा है। तो ठीक है, अब आपको यहां पे ये सोचना है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हमारे पास ऑलरेडी हैं हम उनको कहां कहां एलोकेट या अलॉट करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स ऑप्ट फॉर मोस्ट सूटेबल एसेट्स, आप हमेशा ऐसे एसेट्स को परचेज करोगे जो आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लगते हैं। आप हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज के तौर पे जाओगे जो आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लगते हैं। आप हमेशा रिस्क प्रोफाइल देखोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो खतरा कितना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने में खतरा तो है बॉस, नहीं तो हर इंसान फिर बैंक में पैसा ना जमा कर लेता है ना। और खतरा है तो रिवॉर्ड भी है। आपने सुना भी होगा कि रिवॉर्ड इज द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अगर आपने रिस्क लिया है तो उसका इनाम यह है कि आपको प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल सकता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब एक कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से भी देखेगी, है ना, कि मैं किस तरीके के इन्वेस्टमेंट को देख रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक आम इंसान से पूछा जाए कि यार इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए किसी की सैलरी 20, 25, 30, 40 हजार रुपए है, और उससे पूछोगे यार इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कहेगा हाँ चलो कर देते हैं, बट वो ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है। तो वो कहेगा चलो ठीक है यार म्यूचुअल फंड वगैरह में 1000-2000 रुपए लगा देता हूं। बिल्कुल वैसे ही कंपनी का होता है, अगर कंपनी के खर्चे वर्चे ज्यादा हैं तो बेचारे कहां से करेंगे इन्वेस्टमेंट, है ना। तो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी देखते हो और रिटर्न एक्सपेक्टेशन कि भैया हमको कहां से कितना रिटर्न मिलने वाला है, जहां से ज्यादा रिटर्न मिलने वाला होगा हम वहां से ही पैसा जो है हम वहीं पे पैसा लगाएंगे। ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और नेक्स्ट आपका आता है डिविडेंड डिसीजंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस डिसीजन से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो हमको डिविडेंड डिसीजंस देखने हैं, मतलब समझना है और उन सबके फैक्टर्स को समझना है। तो चलो यार डिविडेंड डिसीजन अच्छे तरीके से देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डिविडेंड होता क्या है। मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स जब भी हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनको बदले में डिविडेंड चाहिए होता है। जिस तरीके से हम लोग डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं ना, ठीक है, डिबेंचर पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी प्रकार से शेयर्स पे हमको डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। हमको यानी कि कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है। अपने किसको देंगे? अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। तो देखो अब यहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं, द डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, डिविडेंड देने के लिए पैसा आना भी चाहिए, तो प्रॉफिट से ही डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। वो पैसा जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, द डिसीजंस इन्वॉल्व्ड हियर इज हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी, कि कितना पैसा कंपनी ने कमाया है प्रॉफिट के तौर पे और कितना पैसा कंपनी के पास बचेगा डिविडेंड देने के बाद। आफ्टर पेइंग द टैक्सेस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। कितना पैसा कंपनी के पास प्रॉफिट आया, कितना कंपनी टैक्स पे करेगी और फिर कितना कंपनी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो भैया तीन चीजें यहां पे देखनी होंगी कि भैया पैसा कितना आया, टैक्स कितना पे करना है और फिर शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है। तो ये तीन चीजें यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेंगी। फिर लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। और इसमें एक बात और है, जिस तरह से हम लोग सेविंग करते हैं, हम लोग यानी कि आम इंसान क्या करता है, पैसे बचा के रखता है, थोड़े बैंक में थोड़े घर पे, ताकि जब भी जरूरत हो हम उस पैसे को यूटिलाइज कर सकें। बेटा उसी तरीके से एक कंपनी भी पैसे बचाती है और उसे हम लोग रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। रिटेन्ड यानी कि बचाया हुआ, अर्निंग यानी कि कमाई, तो बची हुई कमाई को रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है।
ठीक है, तो कंपनी को यह भी देखना है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा प्रॉफिट में से और कितना बचाना है, रिटेन कितना करना है। When the current income is reinvested, the retained earning increases the firm's future earning capacity। लेकिन यहां पे एक बात और है कि जब भी कोई कंपनी पैसा कमाती है और उससे कम खर्चा करती है, कम डिविडेंड देती है और सारा का सारा पैसा री इन्वेस्ट कर देती है, यानी कि मान लो कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए, कंपनी ने क्या किया, 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बाकी के 80 करोड़ रुपए क्या कर दिए, 20 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया, बाकी के 80 करोड़ रुपए कंपनी ने री इन्वेस्ट कर दिए। तो बेटा इससे फायदा ये होगा, जितनी ज्यादा बार आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे कंपनी की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, है ना। यानी कि 80 करोड़ रुपए मान लो आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में लगा दिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदने में लगा दिए, तो कंपनी फिर कल यानी कि फ्यूचर में ज्यादा अर्न कर पाएगी। अगर आप 100 करोड़ रुपए कमाते हैं और 100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं तो आज का काम तो चलता रहेगा लेकिन फ्यूचर का कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। लास्ट में पॉइंट आता है, द डिविडेंड डिसीजन शुड बी टेकन कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन यहां पे एक पॉइंट और है कि भैया शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने हमको पैसा दिया, हम धंधा कर रहे हैं, ना होते पैसा ना देते तो धंधा ना कर पाते। तो एक कंपनी को यह भी पॉइंट में रखना चाहिए कि अपना फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़े एंड शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी जो है मैक्सिमाइज हो। तो यहां पे डिविडेंड डिसीजन लेते समय आपको यह देखना है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ का नुकसान ना हो, शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होती जाए। तो सर अब एक फाइनेंस मैनेजर होने के नाते कौन कौन से डिसीजन लेने हैं हमको ताकि हम डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं, या कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ये फैसला या डिसीजन ले पाएंगे। तो मैं आपको वही बताने वाला हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहला आता है अमाउंट ऑफ अर्निंग। ठीक है कि भाई कितना पैसा जो है एक कंपनी के पास आ रहा है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अर्निंग ज्यादा है तो यहां पे मैं आपको बहुत इजी शब्दों में समझा दूंगा। अगर कंपनी की अर्निंग ज्यादा है, ठीक है, हाँ, अगर कंपनी की अर्निंग ज्यादा है, ठीक है, तो आप डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगर अर्निंग कम है तो आप डिविडेंड कम ही डिक्लेयर करिए, क्योंकि पैसा होगा तभी तो डिक्लेयर करोगे ना, पैसा ही नहीं है तो डिविडेंड दोगे कहां से। अर्निंग अगर कम है तो डिविडेंड थोड़ा कम ही रखो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। तो अगर अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो, अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम रखो, ज्यादा शहंशाह बनने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के यहां पे यही लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अब अर्निंग इंपॉर्टेंट है कि ठीक है भाई पैसा कमा लिया बट पैसा रेगुलर रहे, स्टेबल रहे। बेटा पैसा वो पैसा होता है, वो अच्छा पैसा होता है जो आपको स्टेबिलिटी के साथ मिला करे, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपको किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए और फिर जिंदगी भर आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा 1 लाख रुपए कभी ना कभी खर्च हो जाएंगे, ठीक है। 1 लाख छोड़ो 1 करोड़ भी खर्च कर दोगे, पैसा वो अच्छा होता है जो रेगुलरली आता रहे। तो अब एक कंपनी में अगर अर्निंग स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, यानी कि वो कंपनी रेगुलरली पैसा कमाती है, तो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो आप डिविडेंड अच्छा पे आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी में स्टेबिलिटी अर्निंग के अंदर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो भैया डिविडेंड आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास आज तो पैसा है, आपने आज डिविडेंड दे दिया, कल के खर्चे कैसे चलेंगे अगर अर्निंग स्टेबल नहीं होगी तो। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। अ कंपनी दैट इज स्टेबल एंड हैज रेगुलर अर्निंग कैन अफोर्ड टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। जैसा मैंने बताया वैसे ही लिखा हुआ है कि एक कंपनी जिसके पास अर्निंग स्टेबल है एंड रेगुलर है वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो डिविडेंड ज्यादा दें। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके पास ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है अर्निंग में, वो थोड़ा बचे डिविडेंड देने से या कम दें, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब यहां पे यह आता है कि भैया कंपनी क्या चाहती है। अगर कंपनी चाहती है कि भैया उनके शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड पे आउट करते रहें, छोटा छोटा अमाउंट, यानी कि 1000 रुपए या तो एक साल में दे दिए जाए हर महीने, तो 12,000 रुपए हुए, और या तो 20-25 हजार रुपए एक साथ ही दे दो। आप क्या प्रीफर करोगे कि सर 20-25 हजार रुपए के को छोड़ो, हम हर महीने 1000-1200 रुपए देते रहेंगे। अब अगर कंपनी का कुछ ऐसा मानना है तो वो वैसा भी कर सकती है। इफ अर्निंग पोटेंशियल इज हाई, अगर कंपनी के पास पैसे अच्छे खासे हैं तो इट इज डिक्लेयर एज अ हाई डिविडेंड, वेयर एज इफ अर्निंग इज टेम्पररी देन इट इज डिक्लेयर्ड
एज अ लो और नॉर्मल डिविडेंड। अगर अर्निंग ज्यादा है, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन अगर अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम दो, ज्यादा अच्छा है, यही लिखा हुआ है। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको बताया पैसा है लिमिटेड, पैसे लगाने हैं कई जगह, है ना। इकोनॉमिक्स में आपने प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा है ना, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसमें ये लिखा हुआ है कि भैया इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड है, इंसानों की वांट्स अनलिमिटेड है, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के जितने भी यूजेस हैं वो बहुत सारे, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल वैसे ही पैसों के साथ भी कि पैसा है कम, खर्चे हैं बहुत ज्यादा, डिविडेंड भी डिक्लेयर करना है, बचाना भी है, ग्रोथ में भी डालना है, एक्सपेंशन भी करना है, और री इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो क्या क्या करेगा एक फाइनेंस मैनेजर बेचारा? तो वही है, अब यहां पे आपको वही उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है। अब अगर कंपनी चाहती है, इफ कंपनी वांट्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड, तो भैया पैसा बचाना पड़ेगा, तब तो डिविडेंड देके काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप कंपनी चाहती है कि भैया हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही रह जाएंगे, शेयर होल्डर्स को खुश करते रहो, तो डिविडेंड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कंपनी के चाहने और ना चाहने के ऊपर है, आप समझ रहे हो। ये फैक्टर्स ऐसे नहीं है कि कहीं लिखे हुए हैं, दीज फैक्टर्स आर जस्ट अ गाइडलाइन कि भैया इनको देखो, बाकी कंपनी जैसा चाहे वैसा कर सकती है। अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना चाहती है, अगर कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, एक्सपेंशन करना चाहती है, तो भैया डिविडेंड जो है थोड़ा कम दो, क्योंकि डिविडेंड दे दोगे तो पैसा तुम्हारे पास बचेगा ही नहीं, तो फिर ग्रोथ और एक्सपेंशन कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ज्यादा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि वो जहां भी है वैसे ही चलता रहे राम भरोसे, तो फिर डिविडेंड आप ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि भैया पैसा लिमिटेड है ना। अब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अगर करना है तो डिविडेंड में पैसा कम लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं करना है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। पढ़ के देख लेते हैं। कंपनीज विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रीफर टू रिटेन द मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग टू फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट। जिन कंपनियों को ग्रोथ करनी है वो नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए पैसा अपना बचाने पसंद करेंगी। फिर आता है बच्चा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी खासी है तो आप डिविडेंड दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, वीक कैश फ्लो पोजीशन है, तो भैया डिविडेंड डिक्लेयर करने से बचिए। तो क्या करिए, डिविडेंड आप डिक्लेयर करने से बचिए। इन केस द कंपनी है सरप्लस कैश, अगर कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है देने के लिए, देन द कंपनी कैन पे मोर डिविडेंड, तब कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है अगर अच्छा खासा पैसा है देने के लिए। लेकिन अगर कैश की शॉर्टेज है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे लेकिन कम करे। लास्ट में आते हैं स्टॉक मार्केट का रिएक्शन। चलिए ये देखते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन किस चिड़िया का नाम है। अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। लेकिन अगर आप लो डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो मार्केट में आपके शेयर के प्राइसेस कम हो सकते हैं। लिख के बताता हूं, देखो अगर आप डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो ना तो शेयर होल्डर्स आपके खुश हो जाएंगे। जब शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे तो बहुत ये गुडविल मार्केट में फैलेगी कि आपकी कंपनी में डिविडेंड बहुत ज्यादा मिलता है। धीरे धीरे आपके जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर आप डिविडेंड बहुत ही कम डिक्लेयर कर रहे हो, ना के बराबर डिक्लेयर कर रहे हो, तो शेयर होल्डर्स आपके खुश नहीं रहेंगे, वो दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और आपकी कंपनी की गुडविल को खराब करेंगे ऑटोमेटिकली। और इससे क्या होंगे, शेयर्स के जो प्राइजेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो अब आप देख लो, एज अ कंपनी आप चाहते हो कि शेयर्स के प्राइजेस उठें तो डिविडेंड थोड़ा थोड़ा देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पे। एक मिनट बच्चा, ठीक है चलो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आएंगे बेटा, पहले हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पे पहुंचेंगे। तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब थोड़ा समझाइए। जी हाँ बिल्कुल समझाता हूं, चलो देखो। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब बच्चा पार्टी ये है कि एक कंपनी, मैंने आपको बताया ना कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल यानी कि पैसा, और पैसे का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि आपके मन में जो ये सवाल था कि सर हम एज अ कंपनी के मालिक सोचें, फाइनेंस मैनेजर की तरह सोचें, तो हमारी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए सर। तो मैंने कहा था मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बताऊंगा, सुनो।
एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरीके की चीजें आती हैं, एक आता है डेप्ट और एक आता है इक्विटी, जो मैंने आपको पहले डिस्कस भी किया है। अब एक कंपनी चाहती है तो अपनी कंपनी की इक्विटी बेच के पैसा निकाल सकती है, और अगर कंपनी चाहती है तो वो डेप्ट इशू करके भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है, डेप्ट क्या हो जाएगी, बोरोइंग हो जाएगी। मैंने आपको ये बताया कि डेप्ट में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि इक्विटी में आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी और सारे फैक्टर्स भी आपको मैंने बता दिए। ये हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर, वो मैं आपको बताता हूं। बेटा अकाउंट्स में एक चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज, और उसमें एक रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा अकाउंटिंग रेशियोज में डेप्ट इक्विटी रेशियो। और उसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप इसको और डिटेल में ले जाना चाहें तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो इसका मतलब यही हुआ, डेप्ट अपॉन इक्विटी, यही हुआ ना। इसका मतलब अगर शॉर्ट में देखा जाए तो यही हुआ। तो भैया अकाउंट्स के अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर के हिसाब से जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है 2:1। 2:1 का मतलब क्या है सर, कि अगर डेप्ट हमारा 20,000 हो तो इक्विटी हमारी 10,000 हो। आप काट के देख लोगे तो ये 2:1 ही निकलेगा। ठीक है, यही कहा जा रहा है ना कि डेप्ट अगर 20,000 है तो इक्विटी 10,000 हो। ये मैंने एग्जांपल लिया, डेप्ट अगर 2 लाख हो तो इक्विटी 1 लाख हो। 2:1 यानी कि इक्विटी का दुगना होना चाहिए डेप्ट। ये आइडियल इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो हमको अकाउंट्स बताता है। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, और अगर आपको अपनी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है तो कौन से फैक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, है ना। अच्छा, एक कंपनी में बेटा कोई भी कंपनी आज तक ऐसी नहीं होगी शायद जो सिर्फ इक्विटी पे चल रही होगी या सिर्फ डेप्ट पे चल रही होगी। अगर कोई कंपनी ऐसी है भी जो सिर्फ इक्विटी पे चल रही है ना, तो वो आगे जाके डेप्ट इशू करेगी, और अगर कोई कंपनी है जो सिर्फ बोरोइंग कर रहे हैं तो वो इक्विटी भी कभी ना कभी इशू करेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेप्ट का स्पेसिफिक मिक्स होता है, जिसके अंदर यूज टू फाइनेंस अ कंपनीज एसेट एंड ऑपरेशन, और ये सारा पैसा यूज किया जाता है कंपनी के एसेट्स और कंपनी के ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए। अब यहां पे लिखा हुआ है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने पूछा ना, आपके मन में सवाल था ना कि सर सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जो जिससे शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगी, which maximizes the wealth of shareholders. That capital structure is the best capital structure. ठीक है, तो अब हम समझेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने जितने फैक्टर्स अभी तक पढ़ लिए ना, बस वैसे ही हमको कुछ और फैक्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला इसमें आता है बच्चा पार्टी, कैश फ्लो पोजीशन। अब ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। इस टॉपिक के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। हम लोग वहां पे भी सारे फैक्टर्स को समझेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कंपनी में बताते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए और कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरे चैप्टर में है क्या, है ना। इजी है चैप्टर, और लास्ट में हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। चैप्टर थोड़ा लेंदी है बट ईजी है, अगर समझ जाओ और लॉजिक पकड़ ले जाओ। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को समझते समय कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। सबसे पहला आता है बेटा कैश फ्लो पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कैश फ्लो पोजीशन एक कंपनी की बहुत ही बेहतरीन है, अगर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है कंपनी की, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, इसका मतलब कंपनी के पास कैश आता होगा और जाता भी होगा, और अच्छा खासा कैश आता होगा। जब कैश अच्छा आता है तो कंपनी डेप्ट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि डेप्ट में करना पड़ेगा इंटरेस्ट की पेमेंट, और डेप्ट आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा क्योंकि आपके पास कैश फ्लो पोजीशन भी अच्छी खासी है, कैश अच्छा खासा है। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी वीक है कैश फ्लो पोजीशन, तो आप बेटा डेप्ट से थोड़ा बचेंगे और इक्विटी की तरफ अग्रसर होंगे, इक्विटी की तरफ जाएंगे, तब आप इक्विटी इशू करिए। ठीक है, अब आप देख लो एज अ फाइनेंस मैनेजर कि आपकी कंपनी के में कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। ठीक है,
इफ कंपनी इज कॉन्फिडेंट टू जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो, अगर कंपनी को लगता है कि वो काबिल है कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, तो भैया वो डेप्ट को इशू कर ले। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि भैया कैश की शॉर्टेज होने वाली है, तो वो इक्विटी को इशू कर ले। बड़ी सिंपल सी बात है जो मैंने यहां पे आपको आसान भाषा में कम शब्दों में बता दी। आते हैं सेकेंड फैक्टर पे जो कि है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसा पैसा जो कि शेयर्स को इशू करते समय खर्च हो जाता है। द कॉस्ट इनकर्ड while we issue shares in the market, that is known as flotation cost, जिसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं। कुछ खर्चों का नाम मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अगर शेयर इशू करेंगे तो डायरेक्टली पब्लिक को इशू करेंगे, प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा, आईपीओ निकालना पड़ेगा, कुछ खर्चा होगा। तो एडवर्टीजमेंट, अंडरराइटर्स को पैसा देना पड़ेगा, ब्रोकर्स को पैसा देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी यानी कि लीगल जो मोहर वोहर लगती है उसका पैसा देना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपना स्टॉक लिस्ट कराने के लिए पैसा देना पड़ेगा। लिस्टिंग होती है, आपने पढ़ा है ना शेयर वाले चैप्टर में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। तो अगर आपको अपने शेयर्स को लिस्ट कराना है स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पे भी कुछ पैसा लगता है, कुछ ना कुछ फीस जरूर होती होगी शेयर्स को इशू करने की। ये सारे जो खर्चे होते हैं उन्हें हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। लिखा हुआ है कि जब भी आपको कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा भारी भरकम डिसीजन लेना हो ना, तो हमेशा केयरफुली लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ले लेंगे भाई केयरफुली। आगे बताओ। तो वही लिखा हुआ है कि अगर आप लोन्स पे जाते हो, अगर आप डेप्ट पे जाते हो, तो फ्लोटेशन कॉस्ट थोड़ी आपकी कम लगेगी। लेकिन अगर आप इक्विटी पे जाते हो तो थोड़ा फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ये डिफरेंट है किससे? आपके फाइनेंसिंग डिसीजन से। ठीक है, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी थोड़ी ज्यादा लगेगी। फाइनेंशियल डिसीजन में हम लोगों ने इसका उल्टा देखा था, बट यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि भैया अगर आप लोन्स और एडवांसेस पे जाते हो तो इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, आप डेप्ट इशू कर सकते हो। तो लोन्स और डेप्ट में फ्लोटेशन कॉस्ट कम, जबकि इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा लगती है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर्स पे। वो है सबसे पहला कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब देखो भैया, ठीक है, अगर कंपनी को लगता है, देखो इक्विटी इशू करने में सिर्फ एक दिक्कत है कि आपकी कंपनी का जो मालिकाना हक है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन डेप्ट में ऐसा नहीं है। तो हमेशा हर कंपनी यही सोचेगी कि भैया डेप्ट ही हो, क्योंकि कल को, आज तो मेरी कंपनी छोटी है, कल मेरी कंपनी अगर बहुत बड़ी कंपनी बन गई तो ये बंदा बिना मतलब मौज मारेगा। ठीक है, अब उसकी मौज को रोकने के लिए कंपनी डेप्ट इशू करती है। समझ गए ना भाई? सीधी सीधी बात है। आपकी कंपनी होती तो आप भी यही सोच रहे होते। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट पे आते हैं भाई। सिंपल सी बात है, अगर आपको आपकी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को लगता है कि वो बोरोड फंड्स यानी कि डेप्ट की बात हो रही है, अगर वो बोरोड फंड यानी कि डेप्ट बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले सकता है, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले सकता है, तो फिर आप इस केस में डेप्ट इशू करें। अगर आपकी फाइनेंस मैनेजर को लग रहा है कि रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे लोन मिल जाएगा, तब तो डेप्ट अच्छा है। लेकिन अगर लग रहा है कि भैया नहीं मिलेगा, तो फिर आप इक्विटी इशू करो। तो ये हो गया आपका फैक्टर बेटा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो कि है टैक्स रेट। तो ये थोड़ा डिटेल में हम लोग को समझना पड़ेगा, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। ये जो पॉइंट है ये इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। सुनो ध्यान से। देखो, अभी तो आप लोग स्टूडेंट हो, कल को आप किसी अच्छे से कॉलेज में जाके अच्छी सी नौकरी करोगे। जब आप नौकरी करोगे ना, तो सरकार आपसे टैक्स मांगेगी कि लाओ भाई इनकम टैक्स लाओ, इनकम टैक्स लाओ। ठीक है, एक स्लैब रेट है, अगर उससे ऊपर आपकी इनकम हो गई तो टैक्स कटेगा। सरकार कहेगी टैक्स लाओ। यानी कि ज्यादा पैसा कमाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, टैक्स काटती है सरकार। और आप कितना भी बचा लोगे, कुछ ना कुछ तो काट ही लेगी। ठीक है, कितना भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर दोगे, कितनी भी जमीन प्रॉपर्टी खरीद लोगे, कुछ ना कुछ तो टैक्स कटेगा ही। तो जिसे हम लोग इनकम टैक्स भी कहते हैं। अब यहां पे इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अब मान लो कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन ले रखा है। लोन पे तुम इंटरेस्ट पे करते हो। सरकार कहेगी यार बेचारा, थोड़ी सी इसकी बेचारे की सैलरी है, बेचारा लोन भी पेमेंट करता है, इंटरेस्ट भी देता है, चलो इसका टैक्स थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो सरकार आप पे तरस खा के आपका टैक्स थोड़ा कम कर देगी। और हर इंसान चाहता है कि टैक्स उसको कम से कम देना पड़े। सेम गोज विद कंपनी। कंपनी को भी बिल्कुल ऐसा ही चाहिए कि टैक्स कम से कम देना पड़े, टैक्स ज्यादा ना लगे भैया। ठीक है, और टैक्स कम लगने के लिए कंपनी लोन लेगी।
लोन पे कंपनी इंटरेस्ट देगी और इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट देगी उसके कुछ अमाउंट पे कंपनी को छूट मिलेगी। इसे कहते हैं टैक्स रेट। ठीक है, तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी के लोग बिल्कुल परेशान हैं, टैक्स दे दे के थक गए हैं, तो टैक्स को बचाने का तरीका यह है कि भैया डेब्ट इशू करो और इंटरेस्ट पे करो, क्योंकि इंटरेस्ट अगर आप पे करोगे तो सरकार आपके टैक्स में छूट देगी। लेकिन अगर चलो टैक्स ही बहुत कम है, ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो आप देख लो फिर डेब्ट इशू करना है कि नहीं करना है, फिर आपके हिसाब से। ठीक है, अब एक बार पढ़ के देख लेते हैं, पूरा कंसेप्ट समझा दिया ना, पढ़ के देख लेते हैं। हाई टैक्स रेट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ज्यादा टैक्स रेट डेब्ट की कॉस्ट को कम कर देता है। बिकॉज इंटरेस्ट पेड टू डेब्ट सिक्योरिटी होल्डर इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स। वही लिखा हुआ है कि जितना भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो इनकम टैक्स कैलकुलेट होने से पहले कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ सरकार आपको छूट दे देगी। यहां बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया है। ठीक है, सो अ हाई टैक्स रेट एम्प्लॉइज अ प्रेफरेंस ऑफ डेब्ट, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आप डेब्ट को इशू करिए, कोई समस्या नहीं है। वेयर एज अ लो टैक्स रेट एम्प्लॉइज अ प्रेफरेंस फॉर इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर टैक्स रेट कम है तो फिर आप डेब्ट को छोड़ो, फिर आप इक्विटी पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर टैक्स रेट हाई है तो टैक्स बचाने के लिए आप डेब्ट इशू करिए। ओके, नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। आई होप कि बच्चों आप लोग के सारे फैक्टर्स अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और प्लीज डू कमेंट कि आप लोग को ये क्लासेस कैसी लगती हैं और वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है, एंड सब कुछ समझ में आता है। ये आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लासेस, और ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डू कमेंट, हम लोग को भी फीडबैक की जरूरत पड़ती है, एंड अपना फीडबैक दीजिए क्योंकि वो वैल्यूएबल है हमारे लिए। राइट, अब आते हैं बच्चा पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी पे, तो ये समझते हैं। ठीक है, बहुत इजी एक बार देख लेते हैं भाई कितने टोटल फैक्टर्स हैं। अच्छा, 8-9 फैक्टर्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं और समझने हैं। तो अब आते हैं बच्चा पार्टी हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी पे। द फर्म्स एबिलिटी टू बोरो मोर मनी मे बी लिमिटेड बाय एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डेब्ट, it must maintain some borrowing capacity to be flexible and deal with uncertain events। नहीं समझ में आया? बताता हूं, सुनो। कहानी ये कह रही है कि भैया एक फर्म में अगर आप बहुत ज्यादा लोन लेने लगोगे, बहुत ज्यादा डेब्ट लेने लगोगे, उधार पे उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार, ठीक है, बोरोइंग पे बोरोइंग, तो कंपनी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पैसा उठाने की मार्केट से वो कम हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप इक्विटी इशू करने की सोचोगे, इन्वेस्टर सामने वाला कहेगा अरे तुमने तो इतना उधार ले रखा है, पहले तुम इसको तो वापस करो, मुझे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करके फंसना थोड़ी ना है। ठीक है, तो आपको इक्विटी भी नहीं मिलेगी। तो वही लिखा जा रहा है कि भैया फर्म की जो एबिलिटी है ज्यादा पैसे उठाने की मार्केट से, वो कम हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी अगर फर्म कुछ ज्यादा ही डेब्ट इशू करेगी। तो डेब्ट लीजिए, लेकिन उतनी लीजिए, उतना बोरोइंग करिए, उतना उधार लीजिए, उतना लोन और उतना ही एडवांस लीजिए जितनी में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पैसा और ज्यादा मार्केट से उठाने की। तो डेब्ट शुड बी यूज्ड इन अ लिमिटेड मैनर, ये कहा जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। अब आते हैं कंट्रोल पे। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर आपको कंट्रोल कंपनी का अपने हाथ में रखना है तो आप कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो। अगर आप कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो, पहले दोनों सिचुएशन लिख लेता हूं। अगर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो और कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो कि कंट्रोल तुम्हारा डाइल्यूट हो, किसी और के हाथ में कंपनी का कंट्रोल जाए, तो फिर आप डेब्ट को डील करें। और अगर आपको कंट्रोल डाइल्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इक्विटी पे भी जा सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये थोड़ा पढ़ लेते हैं और एक बार देखते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। व्हेन चूजिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द लीगल फ्रेमवर्क। जब भी कोई कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चुनती है, जब भी कोई कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चुनती है तो उसको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ कानूनों का पालन भी करना पड़ता है। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द लीगल फ्रेमवर्क। द सेबी गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड। आपको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं जब भी आप शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हो। ठीक है, और अगर आप शेयर्स डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हो, मान लो आप बैंक से उधार ले रहे हो, बैंक से आप लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको उनके कानूनों का पालन करना पड़ता है। यानी कि हर जगह कुछ ना कुछ सेवरल रेगुलेशंस हैं।
अगर आप स्टॉक मार्केट जा रहे हो, शेयर डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो सेबी की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने कानून हैं, सेवरल अदर रेगुलेशंस हैं, आपको उनका पालन करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आई होप कि आप लोग पूरी कहानी समझ गए होंगे। लास्ट वाला जो फैक्टर है वो है स्टॉक मार्केट कंडीशन। ये सिंपल सा है, मैंने आपको बताया कि अगर स्टॉक मार्केट बूम पे है, दो कंडीशन है, या तो स्टॉक मार्केट बूम पे है और या तो स्टॉक मार्केट रिसेशन में है, या हम कह सकते हैं डिप्रेस्ड है। और बूम को हम कह सकते हैं कि भैया ग्रो कर रहा है। अगर स्टॉक मार्केट बूम पे है या ग्रो कर रहा है तो आप इक्विटी की मौज लीजिए, इक्विटी इशू करिए, क्योंकि इक्विटी के प्राइसेस आपके हाई हो चुके होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा तो आपका भी शेयर अच्छा करेगा। और जब स्टॉक मार्केट बूम पे होता है ना तो शेयर इशू करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट रिसेशन में है या डिप्रेशन में है तो फिर आप डेब्ट को प्रीफर करिए, फिर इक्विटी इशू करने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट कंडीशंस आप अपने डिसीजंस जो हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के वो ले सकते हो। तो आई होप कि बच्चा पार्टी आपको पूरी की पूरी ये जो कहानी है वो समझ में आ गई होगी। कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। सर क्या इतने फैक्टर्स हमारे लिए मतलब सेटिस्फाइड हैं? क्या हम इतने फैक्टर्स पढ़ के जाएं, लिख के आएंगे, नंबर मिलेगा? 100% मिलेगा। अगर आप बोर्ड्स की बात करते हो तो मैक्सिमम मार्क जो एक सब्जेक्ट का है बोर्ड के अंदर, ठीक है, अगर आप बोर्ड की बात करते हो तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं वो है 6 नंबर का क्वेश्चन। जब मैं 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं, मैंने आपको इसी चैनल में प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करवाए हैं और इसी चैनल पे मैंने आपको एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करवाए हैं। जब मैं 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं ना तो मैं ये देखता हूं कि भैया उसमें बच्चा थोड़ी सी मीनिंग लिखेगा और 6 पॉइंट एक्सप्लेन करके आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपको 8 फैक्टर्स पढ़ा रहा हूं, आप 6 की जगह 7 या 8 भी करके आते हो तो बेटा ये मान के चलना कि कोई तुम्हारा नंबर काट नहीं सकता है। अगर तुमने जो लिखा है, जो प्रेजेंटेशन है, जो कंटेंट है वो सटीक होगा तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके कैपिटल स्ट्रक्चर। और अब बच्चा पार्टी हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की। तो पहले चलिए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को एक बार देखते हैं। जो हमारे छोटे टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो हम पहले फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल बजटिंग को देख लेते हैं। यह है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हम लोग इसके बाद समझेंगे। सबसे पहले सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? देखो यार एक बात बताओ, तुमने प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ा है ना, प्लानिंग वाला। प्लानिंग में क्या कहते थे? प्लान बनाओ, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। ठीक है, ताकि फ्यूचर में होने वाली कोई गड़बड़ तुम्हारी कंपनी के साथ ना हो। प्लान बनाओ किसके लिए? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं, यहां पे भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, यहां पे भी आपको फ्यूचर के लिए प्लान बनाने हैं, कंपनी को ग्रो करवाना है। लेकिन बस प्लान के आगे एक वर्ड और जुड़ गया है, फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंस का प्लान बनाना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। कुल मिला के कहानी इतनी सी है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा वो प्रोसेस है जहां से आप सबसे पहले ये एस्टिमेट करते हो कि कितने पैसों की जरूरत हमको आगे पड़ने वाली है। प्लानिंग तो आगे के लिए करते हैं ना, आपने प्लानिंग वाले चैप्टर में मुझसे पढ़ा था कि प्लानिंग हम लोग आगे के लिए करते हैं। प्लानिंग कहता है कि कल की सोचो, आज का तो हो जाएगा जो होना है, कल की सोचो। और कंट्रोलिंग कहता है कि कल देखो तुमने किया क्या था। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा वो प्रोसेस है जहां से आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हो कि आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है इन द अपकमिंग फ्यूचर। एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड, कि कितने पैसों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। और जितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है ना, या जितने पैसे हैं, उन पैसों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए आप अलग अलग फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाओगे। It is a process of framing out financial policies in relation to procurement, investment and एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको देखना है कि पैसा कहां से आएगा, यानी कि प्रोक्योरमेंट, कहां लगाया जाएगा यानी कि इन्वेस्टमेंट, और आपकी कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि कंपनी अच्छी तरीके से चलती रहे उसके लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। कुल मिला के फाइनेंशियल प्लानिंग कहता है कि आज के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल करना ही है, लेकिन कंपनी के आगे आने वाले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना है। ठीक है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। चलो एक टॉपिक और है, फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं।
सबसे पहला है डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि यहां पे आपको देखना होता है कि हमारी कंपनी में कितने पैसों की जरूरत है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितने पैसों की जरूरत है हमारी कंपनी में। यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फिर आपको देखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसा होना चाहिए, यानी कि डेब्ट या इक्विटी में से एक चीज को आपको डिसाइड करना है। सी है आपका, थर्ड है फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज। आप अपनी कंपनी के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाते हो कि पॉलिसी समझते हो ना कि भाई ये मेरा पैसा है, इतना ही पैसा आपके डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, इसी में से आपको यूटिलाइज करना है, ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ताकि कैश कंट्रोल हो सके, है ना। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड में ज्यादा काम करने की आदत पड़े लोगों को। लेंडिंग, कितना किसी को उधार देना है, यानी कि क्रेडिट अलाउ कितना करना है, और कितना उधार लेना है, यानी कि क्रेडिट अवेल कितना करना है। तो उसके रिगार्डिंग आप पॉलिसीज बनाते हो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। ये फाइनेंशियल प्लानिंग करता कौन है? जवाब उसका एक ही इंसान है, फाइनेंस मैनेजर। जो भी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फाइनेंस मैनेजर होगा ना, वो ये सब सोचता है। ठीक है, अब फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट द स्कैर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया कि एक फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी ये है कि वो ये देखे कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि स्कैर्स हैं, बेटा स्कैर्स का माने कम, ठीक है, और पैसों की कमी हमेशा लगी रहेगी। ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं है कि ये बोल दिया जाए कि पैसा ही पैसा है, जाओ अपने मर्जी से काम करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक फाइनेंस मैनेजर को हमेशा ये देखना चाहिए, एक फाइनेंस मैनेजर को हमेशा ये देखना चाहिए कि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि कम है, जो कि स्कैर्स हैं, है ना, उनको हम मैक्सिमली यूटिलाइज करें, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, अच्छे तरीके से, बेस्ट पॉसिबल मैनर, जो भी बेस्ट हो सकता है अपने पैसों का, हम वो यूटिलाइजेशन करें। एंड कम से कम खर्चा, यानी कि वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो, और जो हमारा रिटर्न है ना इन्वेस्टमेंट पे, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, टू गेट मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी हमको देखना है। सर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेटा जब आप कहीं पे 100 रुपए लगाते हो तो आपको उम्मीद होती है कि कुछ पैसा मुझे वापस मिलेगा, थोड़ा पैसा मुझे बढ़ के मिलेगा, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, है ना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा, रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो और मैक्सिमली यूटिलाइज हो इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये होता है बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, और इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो सर एक और छोटा टॉपिक का आप नाम ले रहे थे, वो कौन सा टॉपिक है? ठीक है, वो टॉपिक है बेटा आपका कैपिटल बजटिंग। हाँ जी, तो वो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, कैपिटल बजटिंग को। तो सर ये कैपिटल बजटिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। सर कैपिटल स्ट्रक्चर तो समझ लिया, कैपिटल बजटिंग किस चिड़िया का नाम है बताता हूं, सुनो ध्यान से। कैपिटल बजटिंग बेसिकली जब भी आप एक क्वेश्चन, चलो मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था जहां पे मैंने देखा कि एक लड़का, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था, केस स्टडी थी कि एक पापा का बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा, एक लड़का आया कहीं यूके वूके से पढ़ के, उसने अपने पापा के रेस्टोरेंट बिजनेस को बढ़ाने की बात कही और कैफे वगैरह खोलने की सोची। एक केस स्टडी में पढ़ रहा था। तो जो लड़का है वो बहुत सारा पैसा अपने पिताजी का एक उस अपने कैफे में लगाना चाहता था जहां पे वो कॉफी बेचेगा, और उसके पापा ने कहा कि बेटा केयरफुली डिसीजन लेना। तो क्वेश्चन ये था, कुल मिला के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि यहाँ पे उसके जो फादर हैं वो अपने बेटे को या सन को किस डिसीजन के बारे में कह रहे थे और किस डिसीजन को केयरफुली लेने के लिए कह रहे थे। जवाब था कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के बारे में वो पिताजी अपने बेटे को कह रहे थे, और वही कहते कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अच्छे तरीके से लेना। बेसिकली जब भी कोई कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रही होती है या अपनी कंपनी को थोड़ा और ग्रो और एक्सपैंड करने जा रही होती है, तो उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। और एक बात और, ये पैसा बहुत लंबे समय तक किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी एसेट में डाला जाता है, बहुत लंबे समय तक, और बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में जो अमाउंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के वो ह्यूज होते हैं, ह्यूज अमाउंट आर इन्वॉल्व, ह्यूज अमाउंट्स, एंड लॉन्ग टर्म के लिए डाले जाते हैं, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल ऐसे सालों के लिए डाले जाते हैं। यानी कि आपका बहुत सारा पैसा बहुत लंबे समय तक किसी जगह पे इन्वेस्ट रहेगा। बेटा आप अवेयर रहोगे ना इस बात से, मतलब आप थोड़ा सा सोचोगे ना, थोड़ा केयरफुली डिसीजन लोगे कि आपका बहुत सारा पैसा, ठीक है,
बहुत लंबे समय तक किसी जगह पे इन्वेस्टेड है तो आपको ये डिसीजन केयरफुली लेना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर यही था। आई होप कि आप लोग बातों बातों में ही कैपिटल बजटिंग भी समझ गए होंगे। कैपिटल बजटिंग को चलिए एक बार रीड करके देखते हैं। कैपिटल बजटिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट कंपनीज गो थ्रू टू डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कंपनी गुजरती है जब भी कोई कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रही होती है। जैसे वो लड़का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, एक कॉफी शॉप खोलने जा रहा था। जैसे अगर आपको कोई न्यू इक्विपमेंट खरीदना है तो सोच समझ के खरीदिए, क्योंकि महंगा आएगा और लंबे समय तक आपके पास रहेगा। अगर आपको बिल्डिंग खरीदनी है तो सोच समझ के खरीदिए, क्योंकि महंगी है और लंबे समय तक आपको उसका इफेक्ट मिलेगा। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के करो। इन दिस आर्टिकल वी विल फाइंड द फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड प्रोवाइड अ कंप्लीट गाइड। चलो तो ये आगे देखते हैं कि किस कंप्लीट गाइड की बात यहां पे हो रही है। तो भाई ये लिखा हुआ है कि अब हमें समझना है कैपिटल बजटिंग के इंपॉर्टेंस को। सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने बताया ना कि वो फादर, अब इसमें ये भी पूछा गया था, इसलिए मैं 2 टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि यहां पे यही 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप उसका क्या आंसर लिखोगे। पूछा ये भी गया था। उस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। पहला पार्ट तो 4 नंबर का क्वेश्चन था। पहला पार्ट तो ये था कि यहाँ पे फादर जो है वो अपने बेटे से किस डिसीजंस की बात कर रहे हैं, तो आपने बता दिया कैपिटल बजटिंग और आपने मीनिंग समझा दी। और दूसरा ये था कि जो अबव मेंशन्ड डिसीजन है जो आप आइडेंटिफाई करोगे उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो कैपिटल बजटिंग की इंपॉर्टेंस पूछी गई थी कि हाउ द कैपिटल बजटिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि डिसीजन लेना कैपिटल बजटिंग के बारे में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या क्यों इतना केयरफुली लेना चाहिए, इसके बारे में भी बात हो रही थी। तो हम चलो पढ़ लेते हैं कैपिटल बजटिंग की इंपॉर्टेंस को। सबसे पहली बात है कि जब बहुत सारा पैसा बहुत लंबे समय तक आप किसी चीज में इन्वेस्ट करके रखते हो ना, तो आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका इफेक्ट होता है। अगर आपने वो डिसीजन गलत ले लिया ना तो आपकी कंपनी लंबे समय तक लॉस में चली जाएगी, लेकिन अगर वो डिसीजन आपने सही ले लिया तो आपकी कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। सेकेंड आता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये डिसीजंस इस वजह से केयरफुली लेना जरूरी है क्योंकि यहां पे आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो। थर्ड आता है ये डिसीजंस वापस नहीं लिए जा सकते हैं। एक बार आपने बेटा कैफे शुरू कर दिया तो कर दिया, लॉस हो रहा है तो हो रहा है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये डिसीजंस को दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता है। डिसीजंस कैन नॉट बी अनडन। ये बिल्कुल टूथपेस्ट से निकले हुए टूथपेस्ट की ट्यूब से निकले हुए टूथपेस्ट जैसे हैं, जो एक बार निकल गया तो आप वापस उसको अनडन नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर कंट्रोल, अगर आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए करना है तो आपको अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी रिसर्च मार्केट प्लानिंग और डाटा और इंफॉर्मेशन के बेस पे अपना ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इतना सारा पैसा मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, देख लेता हूं कि क्या सही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, यही डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी हेल्प करता है। जो मैंने आपको पढ़ाया ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पे आपको ये देखना है कि पैसा कितना लगाया जाए और कहां लगाया जाए, तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही आपको हेल्प करता है। 7th आता है बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमेशा कोई कंपनी जब इतना पैसा इतने लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्ट करती है ना तो वो अपने वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं। आप एक एग्जांपल से समझो, मान लो आपके घर में कार नहीं है, अभी तो हो सकता है कार हो या ना हो, मान लो कार नहीं है, तुम्हें कार लेनी है। बेटा कार क्या तुम रोज रोज खरीदोगे? नहीं ना। तो तुम सोचोगे यार मैं ऐसी कार लूं जो मेरी फैमिली कार हो, मेरे ज्यादा लोगों को बैठा सके, मजबूत भी हो, सेफ भी हो, माइलेज भी अच्छा दे। यानी कि कार को लेते समय आप दुनिया भर के गणित लगाओगे, दुनिया भर की मैथमेटिक्स लगाओगे, क्योंकि कार एक बार ले ली तो वापस नहीं कर सकते हो, एक्सचेंज नहीं हो सकती है। ले ली तो ले ली, ठीक है, और ले ली तो फिर 10-12 साल तक आपका साथ निभाएगी। तो इसलिए जब भी आदमी कार बाइक ऐसी चीजें लेता है तो सोच समझ के लेता है, ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इसका रोल होता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के फीचर्स को आपको देखना पड़ेगा, के फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि जिस इन्वेस्टमेंट में मैं पैसा लगाने जा रहा हूं वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो या अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो, कब क्या हो कुछ पता ही नहीं। तो आप वो भी एक बार देख समझ के काम करोगे। 9th आता है कॉम्प्लिकेसीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कितना किया जाए, कहां किया जाए, तो उन सब में भी आप ध्यान दोगे। और नेशनल इंपॉर्टेंस, बेटा एक बात और कि जब भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, टाटा, अंबानी, अडानी,
जब ये सब लोग कहीं पैसा लगाते हैं ना, तो भैया वो नेशनल इंपॉर्टेंस का वो बन जाता है, मुद्दा बन जाता है, क्योंकि भैया इसमें तो लोग इतना फंड लगा देते हैं, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं उसका असर इकोनॉमी पे देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे, जो टॉपिक हमारा है फिक्स्ड कैपिटल। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की जर्नी को, और आई होप कि आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। हम लोग को यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल पढ़ना है, तो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, प्लीज एक बार इसको रीड कर लो। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल होता क्या है, बेसिकली हम लोग को ये मीनिंग समझनी है, फिर फिक्स्ड कैपिटल के कुछ फैक्टर्स समझने हैं, फिर वर्किंग कैपिटल के कुछ फैक्टर्स समझने हैं, और हमारा काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब लेकिन एक बात आपसे ये कहूंगा कि इस चैप्टर को मुझसे पढ़ के ना छोड़ मत देना। ठीक है, ये चैप्टर तब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा जब तक आप थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की रीडिंग या जो स्टडी मटेरियल अडा 24/7 प्रोवाइड करता है वहां से आप रीडिंग नहीं करते हो, क्योंकि रीडिंग करना तो भाई जरूरी ही है, चाहे आप सीयूटी की बात की जाए, चाहे आप क्लास 12th की बात कर लो। ठीक है, रीडिंग करने से क्लैरिटी मिलती है, रीडिंग करने से कंटेंट मिलता है कि अगर 12th क्लास के पेपर की मैं बात कर रहा हूं तो लिख के क्या आना है। ठीक है सर, समझ तो लिया, जो आपने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं तो खुद कहता हूं कि आपको भैया पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ोगे तो प्रैक्टिस और डेवलप होगी, जितना रीडिंग करोगे ना। और बिजनेस स्टडीज को हमेशा इंग्लिश की तरह रीड करो, जैसे इंग्लिश की पोएम पढ़ते हो, जैसे इंग्लिश की स्टोरीज और इंग्लिश की नॉवेल पढ़ते हो, बिल्कुल वैसी बिजनेस स्टडीज को रीड करोगे ना, सब कुछ दिमाग में घुसता चला जाएगा। जितना रीडिंग अच्छी, उतने ही नंबर आपके बढ़िया बनने की उम्मीद बनने लगती है। तो चलो यार, अब हम लोग फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को समझते हैं। आप लोग को 1 मिनट का समय देता हूं, प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं 1 मिनट में वापस आता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यार शुरू करते हैं फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है, 2 तरीके की कैपिटल होती है, एक तो भैया फिक्स्ड और एक वर्किंग। हाँ जी, तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी को रिक्वायर्ड होती है अपने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आप जानते हो। तो जब भी कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स खरीदने होते हैं ना, तो उनको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, और अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो अपने करंट एसेट्स को खरीदने के लिए और फिक्स्ड एसेट्स को चलाए रखने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एग्जांपल देता हूं, सुनो। मान लो तुमने मशीन खरीदी, मशीन खरीद ली, वो खरीदी फिक्स्ड कैपिटल से, लेकिन मशीन चलाने के लिए आपको उसमें डीजल या पेट्रोल डालना है या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो वो आपकी होती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा वो आप वर्किंग कैपिटल से पे ऑफ करोगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू परचेज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, एंड टू मेक पेमेंट फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगभग हर महीने आपको आ जाएगा, लेकिन खर्चा रोज हो रहा है। रेंट का खर्चा, वेजेस का खर्चा, सैलरी का खर्चा, कैरेज का खर्चा, ये सारा खर्चा जो होता है ये डेली बेसिस पे किया जाता है, तो ये आप आउट ऑफ वर्किंग कैपिटल से करते हो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है करंट एसेट्स को खरीदने के लिए और किसी भी कंपनी के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, विच आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल अगर आपको अपनी कंपनी की
बढ़ानी है या घटानी है, तो कौन से फैक्टर्स को देखा जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स को समझेंगे। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो यार, सिंपल सा लॉजिक लगा लगा के हम लोग सारी बातें समझ लेते हैं। इसमें सिंपल सा ही लॉजिक यहाँ पे पुट ऑन होगा। देखो, अगर आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना, यानी कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ ना कुछ बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो। मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, आपको प्लांट की जरूरत पड़ेगी, आपको बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। अगर मैं ट्रेडिंग कंसर्न की बात करता हूं, अगर आपका कंसर्न जो है ट्रेडिंग करता है, बेटा ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर है। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, जबकि ट्रेडिंग में खरीदो और बेचो वाली बात हो रही है। हमने इधर से परचेज किया, इधर कर दिया सेल, इसे कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करते समय सिर्फ वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मशीन प्लांट की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होती है। फिर आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन पे। अगर आपका बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, आप बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हो, पूरी दुनिया में आपका बिजनेस फैला हुआ है, पूरे इंडिया में आपका बिजनेस फैला हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, तो भैया फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। अगर आप स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप स्मॉल स्केल पे चीजों को रन कर रहे हो, तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे आते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी कि पैसों से आती है टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लेबर से प्रोडक्शन करवाया जाता है। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको ज्यादा मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज पड़ेगा, जिसके लिए पैसों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो यानी कि अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो फिक्स्ड कैपिटल कम। ठीक है बच्चा पार्टी, अब आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ के देख सकते हो। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स मोर फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग, एज ट्रेडिंग कंपनी डज नॉट नीड प्लांट मशीनरी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगी ट्रेडिंग कंपनी के मुकाबले, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी को प्लांट मशीनरी नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड, अगर कोई कंपनी है वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है, उसको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, क्योंकि उनको ज्यादा मशीन और ज्यादा एसेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अगर वो स्मॉल स्केल पे रन कर रहे हैं तो उनको फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी, जो जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल कम। उसका वजह, उसकी जो वजह है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे। इस पे देखते हैं, अगर आपकी कंपनी को टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करनी है, अगर आपकी कंपनी में अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करके काम होता है, जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी आई वो आपकी कंपनी लेना चाहती है, तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे तो आएगी नहीं बेटा फ्री में, उसमें तो पैसा देना पड़ेगा, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से काम चला रही है, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी से भी काम चला ले रही है, तो आपको बेटा फिक्स्ड कैपिटल कम में भी काम हो जाएगा। सेम ऐसे आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर आपकी कंपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने का सोच रही है, आपकी कंपनी चाहती है कि भाई आपकी कंपनी में ग्रोथ और एक्सपेंशन ज्यादा हो, है ना, आपको नए नए प्रोडक्ट बनाने में दिलचस्पी है, आपको नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने की दिलचस्पी है, आपको नए नए आउटलेट खोलने की दिलचस्पी है, तो भैया पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने की आपकी चाहत है, इच्छा है, तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। और अगर आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं करना है, आप लिमिटेड रिसोर्सेज में और लिमिटेड प्रोडक्ट में ही डील करना चाहते हो, तो फिर फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी यहाँ पे बात है। अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, नहीं चाहते हो तो फिक्स्ड कैपिटल कम। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बेटा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाना, मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे भी सिंपल सी बात, सिंपल से लॉजिक बताता हूं आपको। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, अगर आप प्रोजेक्ट को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। यहां पे देख लेते हैं, कंपनीज विच हैव प्लान्स टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज बाय इंक्लूडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी कंपनियां जो ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने में दिलचस्पी रखती हैं, ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती हैं, उनको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगी। लेकिन ऐसी कंपनियां जो बहुत ही कम फिक्स्ड कैपिटल, बहुत ही कम
प्रोडक्ट में डील करती हैं उनको फिक्स कैपिटल कम लगेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, ठीक है, ओके। यहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी को लीज, तो आप जानते हो ना, कोई चीज लीज पे मिल जाना यानी कि राइट टू यूज। जैसे कि मान लो कि तुम्हें एक मशीनरी की जरूरत है लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो मशीनरी है और मुझे उसका कोई काम नहीं है, तो मैंने अपनी मशीन तुमको किराए पे दे दी, इसको लीज कहते हैं, और तुम मुझे कुछ अमाउंट पे करते रहोगे, लेकिन अभी भी मालिक कौन होगा मशीन का? मैं होऊंगा। जैसे हम लोग किराए पे रहते हैं ना, हम लोग किराए के घर पे मान लो रह रहे हैं, तो बेटा रह रहे हैं बट किराया भी दे रहे हैं, बट वो मकान हमारा नहीं है, मकान मालिक का ही है। वैसे ही राइट जो होगा ओनरशिप का, वो राइट टू ओनरशिप वो ओनर का ही रहेगा, राइट टू यूज वो लीज जिसने लीज पे लिया है उसको हो जाएगा। अब अगर आप सामान लीज पे लेते हो तो खर्चा कम होगा ना भाई। अगर मैं किराए के घर पे रह रहा हूं तो घर बनाने का खर्चा नहीं होगा, लेकिन अगर अपने घर में जाना है तो खर्चा ज्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको इजीली लीज और फाइनेंस पे चीजें मिल जाती हैं, बेटा फाइनेंस समझते हो, यानी कि बाय नाउ पे लेटर, ईएमआई, ठीक है, आजकल तो सब कुछ ईएमआई पे चल रहा है, ठीक है। आप कार लोन पे ले लो, ईएमआई भरते रहो, आप फोन लोन पे ले लो, ईएमआई भरते रहो, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाओ, आप सब कुछ लोन पे ले लो, ठीक है। आप अगर शूज भी ले रहे हो 1000 रुपए के लोन पे, आप ईएमआई पे ले लो, धीरे धीरे पे कर देना, हर चीज का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको इजी फाइनेंस और लीज अवेलेबल है तो भैया उस केस में फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी, क्योंकि आप लीज पे मशीनरी ले लोगे और मशीनरी खरीदनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इजीली आपको फाइनेंस या लीज अवेलेबल नहीं है, इजीली फाइनेंस या लीज आपको अवेलेबल नहीं है, तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा देनी आपको पड़ेगी, है ना, क्योंकि फिर आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं ज्वाइंट वेंचर। बेटा ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल वैसे ही है जैसे मारुति सुजुकी मिलके बन गई मारुति सुजुकी, हीरो होंडा मिलके बन गए हीरो होंडा। अगर आपकी कंपनी के साथ कोई कंपनी बाहर के देशों की या अपने देश की ज्वाइंट वेंचर या कोलैबोरेशन करना चाहती है, ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन अगर करना चाहती है, तो उनके और तुम्हारे रिसोर्सेज एक हो जाएंगे, उनके और तुम्हारे एसेट्स एक हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारी कंपनी के पास ज्वाइंट वेंचर के ऑफर हैं तो फिक्स्ड कैपिटल कम, लेकिन अगर तुमने अपने दरवाजे ज्वाइंट वेंचर के लिए बंद कर रखे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। पढ़ के देख ले, चलो। इफ कंपनीज, यहां पे मार्क भी कर देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको और इजी हो जाए चीजों को समझने में। हाँ, इफ कंपनीज कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटीज इजिली, अगर कंपनी लीजिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटीज इजिली अवेल कर सकती है तो उनको लेस फिक्स्ड कैपिटल लगेगी, ठीक है, क्योंकि आप इजी इंस्टॉलमेंट्स पे, ईएमआई बताया ना, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में काम कर सकते हो, आपको ह्यूज अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ इजी लोन एंड लीजिंग फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, अगर इजी लोन और लीजिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल खर्च करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन पे आते हैं। इफ कंपनीज आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशन ज्वाइंट वेंचर देन कंपनी विल नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल। अगर कंपनी ज्वाइंट वेंचर या कोलैबोरेशन किसी और कंपनी के साथ करना चाहती है तो फिक्स्ड कैपिटल क्या हो जाएगा? कम लगेगी, विल नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन एज दे कैन शेयर प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि वो दोनों कंपनीज प्लांट और मशीनरी शेयर कर लेंगे, जैसे मारुति के अपने प्लांट होंगे, सुजुकी के अपने प्लांट होंगे, दोनों मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी नहीं करना चाहती कोलैबोरेशन तो भैया अपना लाओ, अपना एसेट लाओ, ठीक है। जैसे आपके और आपके दोस्त ने बचपन में रबड़ खरीदी, आपने 20 से रबड़ काटी, आधी रबड़ वो लगा रहा है, आधी रबड़ आप लगा रहे हो, तो खर्चा कम हुआ। लेकिन आपने कहा नहीं मैं अपनी रबड़ काटूंगा नहीं और मैं अपनी रबड़ से ही इरेज करूंगा, तो आपको रबड़ खरीदनी पड़ेगी, पैसा ज्यादा। एक छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी काम होता है। तो ये हो गया भैया फिक्स्ड कैपिटल के सारे फैक्टर्स। हम लोग बेटा आगे मूव ऑन करते हैं वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स की तरफ। एक बार देख लेते हैं कि कितने सारे, अच्छा वर्किंग कैपिटल में थोड़े से ज्यादा फैक्टर है बट हम सारे के सारे समझ लेंगे बहुत इजी और आसान शब्दों में। चलिए एक बार ब्लू ले लेते हैं और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स को समझते हैं। फैक्टर्स आपको बिल्कुल सेम लगेंगे, ज्यादा डिफरेंट नहीं लगेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे वर्किंग कैपिटल सोच के चलना है। लेकिन सर एक चीज बताइए, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा किस में खर्च होता है? बेटा फिक्स्ड कैपिटल जो होती है ना वो आपको ज्यादा चाहिए होती है ना, क्योंकि लैंड अब बेटा 100-200 रुपए की तो आएगी नहीं, 1,00,000-2 लाख की भी नहीं आएगी। जमीन ले रहे हो तो करोड़ 2 करोड़, बिल्डिंग बना रहे हो बहुत सारे करोड़, प्लांट ले रहे हो बहुत सारे लाख, 10 लाख 20 लाख, मशीन ले रहे हो 2-3-4 लाख रुपए से कम क्या आएगी अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हो,
लेकिन वर्किंग कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आ जाएगा, बहुत बड़ी कंपनी भी रन कर रहे होगे तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। सैलरी देनी है 1 लाख 2 लाख में सैलरी दे दी। अब मैं बड़ी प्लांट और मशीन, मैं बड़े प्लांट की बात कर रहा हूं, बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। छोटी सी कंपनी है तो ज्यादा कहां लगेगा, अगर आप सिर्फ ट्रेड करते हो, ठीक है, ट्रेड कर रहे हो, ज्यादा कहां लगेगा, ज्यादा वो भी नहीं लगेगा। कितना खर्चा आ जाएगा, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, उससे ज्यादा नहीं आएगा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। 2-3 वर्कर्स हैं, कितना दे दोगे, सैलरी कितनी दे दोगे, बहुत दे दोगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए दे दोगे, बस दैट्स इट, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में आपको छोटे छोटे अमाउंट की जरूरत पड़ती है और फिक्स कैपिटल में एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। चलो, तो हम लोग समझते हैं वर्किंग कैपिटल के सारे फैक्टर्स को। सबसे पहला इस फैक्टर में आता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगेन, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, और अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेड, आप सिर्फ ट्रेड करते हो, तो वर्किंग कैपिटल आपकी कम लगेगी, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे होगे कोई सामान, तो रॉ मटेरियल का पैसा और करंट एसेट्स का पैसा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हो, सामान खरीदा, ब्रेड खरीदी, मेयोनीज लगाई, वेजिटेबल्स लगाए, सैंडविच बनाई और बेच दी, तो फिर वर्किंग कैपिटल कम से कम लगेगी। फिर आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अगर आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, सेम वैसे ही जैसा फिक्स कैपिटल में था ना, अगर आप लार्ज स्केल में ऑपरेट कर रहे हो तो फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा, लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल में ऑपरेट कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल कम, जैसा मैंने आपको फिक्स कैपिटल में बताया था। हम लोग ये देखते हैं बिजनेस साइकिल, ये एक नया फैक्टर है बिजनेस साइकिल। चलो ये समझते हैं। सर ये बिजनेस साइकिल क्या होता है, देख लेते हैं। बेटा आपने कुछ इस तरीके का ग्राफ जरूर देखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपने जरूर देखा होगा, जहां पे बिजनेस पहले डाउन गया, रिसेशन, फिर बिल्कुल नीचे स्तर पे आ गया, फिर थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू किया, और फिर थोड़ा थोड़ा उठने लगा, और फिर ये बिजनेस मैच्योरिटी पे यहाँ आ गया। यानी कि ये जो पीरियड हो गया, ये हो गया बूम का, ये जो हो गया वो हो गया डिक्लाइन का, और ये जो हो गया ये हो गया मैच्योरिटी का, ठीक है। तो ये होती है बिजनेस साइकिल। ओके, तो भैया यही लिखा हुआ है कि जब भी बूम पीरियड होगा, यानी कि आपका बिजनेस ग्रोथ पे होगा, बूम पे होगा, ठीक है, तब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, आपको सेल बढ़ानी पड़ेगी, बेचना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, और तब वर्किंग कैपिटल ज्यादा खर्च होगी, है ना, क्योंकि आपको ज्यादा बड़े लेवल पे काम करना होगा डिमांड को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर रिसेशन का टाइम चल रहा है तो डिमांड कम, सेल कम, वर्किंग कैपिटल भी कम। एक बार यहां पे लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अगर बूम पीरियड चल रहा है तो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, तो आपको सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, और सेल्स अगर ज्यादा होगी तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपका जो वो है वो रिसेशन में चल रहा है या डिप्रेशन में चल रहा है, डिप्रेशन, रिसेशन कुछ भी कहो, तो फिर आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा, तो आपको बेचोगे किसको, और बेचोगे नहीं तो बनाओगे क्या, तो वर्किंग कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। डिमांड ज्यादा है तो बेचना ज्यादा पड़ेगा, बेचना ज्यादा है तो करंट एसेट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। डिमांड ही कम है तो सेल करके क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, फोर्थ वाले फैक्टर पे आते हैं, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड। ये समझते हैं बेटा। देखो, क्रेडिट अलाउड का मतलब होता है कि आपने अपने कस्टमर्स को उधार पे सामान बेचा, क्रेडिट अलाउड, ठीक है। कस्टमर आया, मैं मान लो बिजनेसमैन हूं, तुम मेरे पास आए, तुमने कहा कि सर ये मार्कर दे दो, मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, लेकिन तुमने मुझे कैश नहीं दिया, तुमने मुझे कहा कि सर मैं 2 महीने बाद पैसा वापस करूंगा, यानी कि मैंने तुमको क्रेडिट दिया, मैंने तुमको उधार पे सामान बेचा है। अब जब कोई कंपनी ज्यादा क्रेडिट पे सामान बेचती है तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा क्रेडिट पे आप सामान बेचते हो तो आपकी कंपनी में कैश की शॉर्टेज हो जाती है और वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगने लगती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी क्रेडिट बहुत ही कम अलाउ करती है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप सब कुछ कैश में डील करोगे और फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। पढ़ के देख लेते हैं। Those enterprises which sells good on cash payment basis, ऐसे एंटरप्राइजेस जो अपना सामान बेचते हैं कैश पे, ये वाला देखो,
बेसिस नीड लिटिल वर्किंग कैपिटल, उनको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। दोज हु प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, जो बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं टू द कस्टमर, उनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। मैंने पूरा लॉजिक आपको बता दिया। अगर आप क्रेडिट पे सामान ज्यादा बेचोगे तो कैश की शॉर्टेज हो जाएगी, और कैश की शॉर्टेज होने से वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर क्रेडिट आप कम दोगे, यानी कि कैश में डील करोगे, तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके क्रेडिट अवेल्ड की। क्रेडिट अवेल्ड यानी कि आपने कोई सामान खरीदा और आपके सप्लायर ने आपको क्रेडिट पे सामान दिया। अगर आपको क्रेडिट पे सामान मिल रहा है, आपको मजा आ रही है कि भाई हमको बहुत सारा क्रेडिट पे सामान मिलता है, यानी कि क्रेडिट आपके लिए अच्छी बात है यहां पे, क्योंकि आप अवेल कर रहे हो। देना खराब है, उधार देना खराब है, लेना बहुत अच्छा है बिजनेस के टर्म्स में। तो क्रेडिट अवेल्ड की अगर बात करते हैं, क्रेडिट अगर आपको मिलता है अपने सप्लायर से तो ये अच्छी बात है। ठीक है, उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सप्लायर कहता है तुरंत पैसा निकाल, 400 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है बेटा, उस केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो ज्यादा लगने लगेगी। अगर आपको क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, उधार पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तुरंत पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए कि आपको टायर बनाना है और रबड़ खरीदना है, लेकिन सप्लायर ने कहा मैं ऐसे रबड़ नहीं दूंगा, कैश दो तभी रबड़ दूंगा। तो भैया तुम्हें कैश लाना पड़ेगा, कैश भी तो एक करंट एसेट है ना, तो कैश लाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। लेकिन अगर सप्लायर ने कहा कि चल ठीक है भाई कोई बात नहीं, 2-3 महीने बाद दे दियो, है ना, ले जा रबड़, जा बना टायर बेच, ठीक है, उस केस में क्रेडिट अगर आपको मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं जो कि है आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि आप कितनी एफिशिएंटली अपने बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो। मींस एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस, आप कितनी एफिशिएंटली अपने बिजनेस के अंदर सारे के सारे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करते हो। भाई बहुत सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल कम, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर कम तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। कैसे सर? अगर हमारे कंपनी में सारे लोग एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत हाई होगी, तो सर वर्किंग कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी ना, क्योंकि लोग रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेंगे सर। लेकिन अगर कोई एफिशिएंसी से काम ही नहीं करेगा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत कम होगी सर, तब तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और हमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा 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 लगेगी। ठीक है, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन साइकिल। बेटा प्रोडक्शन साइकिल बिजनेस साइकिल से फर्क है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है वो समझो। प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने में आपको कितना समय लगता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है आपको अपने प्रोडक्ट को। अगर इसमें ज्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब पैसा और सारे के सारे एसेट्स एक जगह फंसे रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि वर्किंग कैपिटल जो है उस केस में ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल को बहुत कम समय में आप फिनिश गुड में कन्वर्ट कर ले रहे हो, फिनिश गुड में कन्वर्ट करते ही आप रॉ मटेरियल आप उसको बेच दोगे तो पैसा आएगा, वर्किंग कैपिटल बहुत ही कम लगेगी। ये सिंपल सी बात है। अगर टाइम ज्यादा लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, अगर बहुत ही कम टाइम में आप कर लेते हो, टाइम लग रहा है लेकिन कम टाइम में कर रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल कम। ये बिल्कुल वैसा समझो, मान लो कि तुम्हें एक शर्ट बनानी है, शर्ट को तुम्हें प्रिंट करना है, शर्ट प्रिंट करने में बहुत कम समय लगता है, तो वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर तुम्हें कार बनानी है बेटा, कार बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, महीने 2 महीने लगते ही होंगे गाड़ी को बनाने में, तो वर्किंग कैपिटल फिर ज्यादा लगेगी। चलो पढ़ के देखते हैं। प्रोडक्शन साइकिल मींस द टाइम इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कितना समय लग रहा है एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। द लॉन्गर दिस पीरियड, जितना लंबा ये समय होगा, वर्किंग द मोर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितना ज्यादा ये समय होगा, लॉन्गर विल बी द टाइम पीरियड, द मोर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना। और जितना कम समय होगा उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट फैक्टर्स को देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमारे लास्ट के 3 फैक्टर्स हैं जो हमको समझने हैं, पढ़ने हैं। एक बार आप इनको रीड कर लो फटाफट।
ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो बच्चा पार्टी ये 3 फैक्टर्स आपको समझने हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके क्लास 12 के लिए ना ये मोर देन सफिशिएंट है। मैंने आपको बताया ना 6 नंबर का पेपर, 6 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन है, आप 6 पॉइंट भी लिख के आओगे तो नंबर कट मिलेगा। मैं आपको 10-10 पॉइंट पढ़ा रहा हूं हर एक चीज में, ताकि आप मिनिमम 8-9 तो लिख के आओ ही आओ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल अगर आपको इजीली अवेलेबल है, ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी है, अच्छी बात है सर। अगर बेटा इजीली अवेलेबल होंगे, मान लीजिए दिल्ली में आपकी कंपनी है और बगल के किसी पंजाब के स्टेट से आपको रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे कम खर्चा करना पड़ेगा, अच्छी चीज है सर, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। लेकिन अगर बेटा इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको रॉ मटेरियल जुगाड़ने के लिए, तो बेटा आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप दिल्ली में सामान बनाते हो और सामान आता है, रॉ मटेरियल आता है आपका चेन्नई से, अब भैया ट्रांसपोर्टेशन दुनिया भर के खर्चे हो जाएंगे चेन्नई से दिल्ली सामान लाने में, तो यानी कि वर्किंग कैपिटल आपकी ज्यादा लगेगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर बगल के ही किसी स्टेट से सामान आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, तो आपको बेटा बहुत ज्यादा वेयर हाउस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वेयर हाउस का खर्चा भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर दूर से सामान आ रहा होगा तो आप सोचोगे यार एक बार में आ जाए, मैं कहीं स्टोर कर लूंगा, बहुत टेंशन नहीं लेनी मेरे को, तब वर्किंग कैपिटल आपकी ज्यादा खर्च होगी, क्योंकि आप फिर स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सबका खर्चा दोगे, ठीक है। फिर आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। भाई ये सिंपल सी बात है, अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको अपने फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स सब बढ़ाने होंगे। तो बेटा ग्रोथ करना है तो फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा लगती है और वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगती है। अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं करना है या कम करना चाहते हो तो फिक्स्ड कैपिटल भी कम लगेगी और वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। लास्ट पॉइंट है हमारा बेटा लेवल ऑफ कंपटीशन, ठीक है। अगर जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, अगर वहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, आपको उस कंपटीशन को जीतने के लिए, विजय बनने के लिए सपोर्ट सर्विसेज अच्छी करनी पड़ेंगी, ज्यादा डिलीवरी फास्ट करनी पड़ेगी, लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखो, है ना, क्विक डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ेगी, बहुत सर्विसेज को अच्छा करना पड़ेगा और इन सब में पैसा खर्च होगा। तो अगर कंपटीशन बहुत हाई है जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, और अगर कंपटीशन बहुत हाई नहीं है, थोड़े लो पे भी काम हो रहा है, कंपटीशन बहुत हाई नहीं है, तो फिर वर्किंग कैपिटल आपकी कम भी लगेगी। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से क्रेडिट वगैरह ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ही कट थ्रोट यानी कि गला काट कंपटीशन है, तो आपको अपनी सपोर्ट सर्विसेज अच्छी करनी पड़ेंगी, है ना, आपको अपनी सपोर्ट सर्विसेज अच्छी करनी पड़ेंगी, आपको अपनी जो क्रेडिट फैसिलिटी है कस्टमर्स को देने के लिए वो अच्छा करना पड़ेगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल जो है ज्यादा लगेगी। तो बेटा ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और ये हो गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर। बेटा प्लीज डू कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये जो चैप्टर है ये कैसा लगा मुझसे पढ़ के, और सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं। अब आप नेक्स्ट क्या चाहते हो हम लोगों से, क्या क्वेश्चन एंड क्वेश्चन की सीरीज चाहते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हो, और इसी कॉमर्स 24/7 चैनल पे आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, आपको हमने एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी कराया हुआ है। तो आई होप कि बच्चा पार्टी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपको बस इसी चैनल पे जुड़े रहना है, हम लोग को सपोर्ट देते रहना है और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी रहनी है। तो फिर मिलते हैं किसी और वन शॉट की क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों पे करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।